हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बांग्लादेश एक बार फिर न्यूज में आ चुका है। बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजेद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में किया है और इन्होंने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश वापस जाने का ऐलान कर दिया है। इस बात को लेकर अब बहुत सारे राजनीतिक गहमागहमी हो रही है बांग्लादेश में और साथ में इंडिया में। पूरा मामला क्या है इसको डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के लीडर्स अब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है इंडिया के इंटरेस्ट पर। सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन कवर करते हैं। 2024 में बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश छोड़ देती हैं और वो भारत आ जाती हैं। इसके बाद उन्होंने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब साउथ एशिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, बांग्लादेश की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा इसे आप रुकवा दो। गवर्नमेंट ने सीधा एक्सप्लेन किया कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस है जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो इसी कॉन्फ्रेंस में अभी शेख हसीना वाजेद ने ये अनाउंस किया कि दिसंबर 2026 में वापस ये जा रही हैं। हालांकि जाने के बाद इन पर खतरा होगा, इनकी हत्या हो सकती है, जेल में डाला जा सकता है, बट एज अ लीडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं कि मैं अपने लोगों को बचाऊंगी और उनके लिए जहां तक हो सकेगा मैं काम करूंगी। इस बीच इनके सन साजिद वाजिद जॉय ने सीधा स्टेटमेंट दे दिया है कि पाकिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है अब बांग्लादेश। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है बांग्लादेश की प्रेजेंट पॉलिटिकल रिजिम पर। बांग्लादेश में 2024 में स्टूडेंट मूवमेंट होता है और इस स्टूडेंट मूवमेंट के कारण बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजेद को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। ये भारत आ जाती हैं और तब से ये भारत में ही थी। इस बीच अगर बांग्लादेश के डेवलपमेंट को देखें तो बांग्लादेश में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। पाकिस्तान के लीडर्स और इनके आर्मी जनरल्स ने जितने भी टेरर आउटफिट थे उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। आज जहां कहीं भी बांग्लादेश में दंगे हो रहे हैं या पब्लिक मूवमेंट हो रहा है, इनके टेररिस्ट वहां पर घूम रहे हैं, वहां पर उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन बांग्ला, असर उल्लाह बांग्ला, हरकत उल जिहाद जैसे हजारों टेरर आउटफिट एक्टिव हो चुके हैं और इनका पर्पस यही है कि बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन किया जाए, कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जाए। भोले भाले लोग बांग्लादेश के अब इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बांग्लादेश आगे जाएगा या पीछे जाएगा। इस बीच बांग्लादेश में कुछ चेंजेस हुए जो एक तरह के कॉस्मेटिक चेंज थे। बांग्लादेश में इंतरिम गवर्नमेंट बनी मोहम्मद यूनुस की और यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस्ड थे। इसी बीच 2026 में बांग्लादेश में सो कॉल्ड इलेक्शन हुआ। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन तारिक रहमान के बनने के बाद भी बांग्लादेश का जो रेडिकलाइजेशन है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद बांग्लादेश के कुछ लोगों पर अटैक किया गया है जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। अब हमें यह देखना होगा कि बांग्लादेश आखिर कैसे बना, क्या कारण है कि लोग वहां पर अब मिसगाइड हो रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री जानना पड़ेगा। बांग्लादेश का फॉर्मेशन 1971 में हुआ, जिसे लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। इसके पहले ये ईस्टर्न पाकिस्तान था। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु भी कहते हैं, बांग्लादेश के लीडर थे जिन्हें पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट नहीं किया अपना प्राइम मिनिस्टर। बाद में इन्होंने पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन किया, एक प्रोटेस्ट किया और भारत के सपोर्ट से 1971 में बांग्लादेश आजाद होता है, पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होता है। मुक्ति वाहिनी जैसी अलग अलग संगठनों का उस समय निर्माण किया गया। लेकिन 1975 में हम देखते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की एसेसिनेशन हो जाती है, पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। केवल दो लोग इनकी फैमिली के बच गए, शेख हसीना और शेख रिहाना, क्योंकि ये देश के बाहर थे। और जियाउर रहमान जो उस समय का मिलिट्री जनरल था, इस पर ये एलिगेशन लगे कि पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी जियाउर रहमान की ही है। आगे चलकर जियाउर रहमान 20 सालों तक बांग्लादेश में मिलिट्री रूल लगाकर रखते हैं और पूरी पावर को अपने अंदर रखते हैं। बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन हुआ, बांग्लादेश फिर से एक बार पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने लगा। 1991 में
1991 में जियाउर रहमान ने जनरल इलेक्शन को डिक्लेयर किया और जियाउर रहमान की वाइफ बेगम खालिदा जिया एक नई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसे बीएनपी कहते हैं, उसी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर के रूप में प्राइम मिनिस्टर चुनती है। कुल मिलाकर 1975 से 1996 तक बांग्लादेश इन्हीं लोगों के हाथों में रहा। बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस खराब हो गए थे। इसी बीच 1996 के इलेक्शन में शेख हसीना वाजेद पार्टिसिपेट करती हैं और ये बनती है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। अब शेख हसीना वाजेद शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर थी और इनके आने से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन भी सही हुए। हमने यहाँ पर गंगा वाटर ट्रीटी साइन किया और दोनों देशों के बीच के रिलेशन अब चेंज होने लगे। हालांकि अगले ही इलेक्शन में 2001 में ये हार जाती हैं और फिर से बेगम खालिदा जिया गवर्नमेंट में आती है। इस बीच में शेख हसीना वाजेद पर अटैक होता है। ये 2004 था जब ढाका ग्रेनेड अटैक हुआ और बहुत सारे सपोर्टर शेख हसीना वाजेद के मार दिए जाते हैं। पूरी रैली पर यह अटैक था। एक पब्लिक सिंपैथी आई, इनका सपोर्ट था और अगले ही साल जब इलेक्शन होते हैं 2006 में तो फिर से 2009 में तो फिर से शेख हसीना की गवर्नमेंट आ जाती है और 9 से लेकर कंटिन्यू 2014 तक शेख हसीना बांग्लादेश को लीड करती हैं। इस तरह से लगभग 15 सालों तक शेख हसीना और इनकी आवामी लीग बांग्लादेश की डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बनी रही। अब 2024 के बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश फिर से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के हाथों में चला गया है। तारिक रहमान ये कौन है? तो ये वही बेगम खालिदा जिया के लड़के हैं, जियाउर रहमान के परिवार से संबंधित हैं। कुल मिलाकर अब बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है वो एंटी इंडियन कहा जा सकता है, क्योंकि इनके अगर हम डायनेस्टी को देखें तो कुछ अलग ही अनुमान लगता है। अभी जो कंडीशंस हैं बांग्लादेश के वो बिल्कुल अलग हैं। अगर शेख हसीना वाजेद जाती हैं तो इनके जो सपोर्टर हैं, जो 15 साल से गवर्नमेंट में थी पहले, तो नो डाउट उनका सपोर्टर होगा। बट अभी जो बांग्लादेश का पूरा एनवायरमेंट है वो इन टेरर आउटफिट रेडिकल ग्रुप के कारण अलग दिख रहा है। अगर शेख हसीना की वापसी होती है तो डेफिनेटली बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल चैलेंज आएगा। बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडरशिप को अब ये सोचना पड़ेगा कि कब तक वो आतंकवादियों के साथ मिलकर बांग्लादेश में सरकार चला पाती है। तो एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है और इससे एक चेंज हमें अपने रिलेशनशिप में भी दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश जो इंडिया के साथ अबाउट 4000 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है, उसके डिस्प्यूट भी रिजॉल्व होंगे। दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशन भी अच्छे होंगे। यू नो वेरी वेल कि बांग्लादेश में भारत ने रेलवे लाइंस लगाए, पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, अगेन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की व्यवस्था करवाई, अगेन भारत ने वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट रूपपुर में लगवाए। तो इस तरह की चीजें भारत पहले भी करता रहा है। अगर वहां की पॉलिटिकल रिजिम इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि अब रेडिकलाइजेशन को रोका जाएगा, आतंकवादियों का समर्थन नहीं दिया जाएगा, डेफिनेटली साउथ एशिया में कंडीशंस चेंज होंगे और सबके लिए एक अच्छा अवसर पैदा होगा। भारत हालांकि इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि भारत इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है, ये भारत की पॉलिसी है। बट ये बात बहुत क्लियर है कि अगर पड़ोस में आग लगेगी तो हमारे यहाँ भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, जो तारिक रहमान और खालिदा और शेख हसीना के बीच के जो भी इक्वेशंस हैं वो बैलेंस हो जाए, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी डेमोक्रेसी आती हुई दिखाई पड़ेगी और कुल मिला के बांग्लादेश में चेंजेस होंगे। तो बदल रहे पाकिस्तान को रोका जा सकता है अगर वहां के लोग, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को एक्सेप्ट करे। इन्हीं सब बातों के साथ सेशन को मैं वाइंड अप करता हूं। अगले सेशन में करंट अफेयर के नए टॉपिक्स के साथ हम लोग फिर डिस्कस करेंगे।